ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। इस पे 2 साल पहले 2 वीडियो जब कोरोना लगा था तब हम लोग सोचे थे कि YouTube पे काम करेंगे, बट अभी कुछ ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी तो टाइम नहीं मिला, तो हम लोग इस पे काम नहीं किए। लेकिन अब सोचा जा रहा है कि इस पे भी काम किया जा सके ताकि जो नहीं आ पाते हैं क्लास में वो पढ़ें। तो YouTube का फैशन भी चल रहा है पढ़ाने का, तो हमने भी सोचा कि कुछ YouTube पे चालू किया जाए। तो इसको देखते हुए आज हम पहली क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल की, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का कंपटीशन दें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दें, उसमें अगर टेक्निकल की बात की जाएगी तो टेक्निकल में आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे आप अभी यूपीपीसीएल TG2 की बात कर रहे थे, यूपीपीसीएल TG2, यूपीपीसीएल TG2 में लगभग 150 क्वेश्चन टेक के होते हैं, जिसमें लगभग 30 से 50 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से मिलते हैं। इसलिए इस बिहाफ पर भी और आगे की स्टडी करने के लिए भी बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल का बेसिक यही है, इसीलिए इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल बोला भी जाता है। तो आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत कायदे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहले बात कर लें तो जैसे हम पहले बात करें चार्ज की, चार्ज। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल, एटम, फिर एटम हुआ, फिर अणु हुआ, अणु से परमाणु, मतलब यौगिक बने। तो इस तरीके से आप उतनी केमिस्ट्री में ना जा करके हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। तो जैसे चार्ज की बात करें तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि कोई भी पार्ट चार्ज होगा तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव के पास जाएगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो कैसे कहेंगे चार्ज की डेफिनेशन अगर हमें देनी हो, चार्ज किसी पार्टिकल का वह गुण है जो किसी अन्य पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, चार्ज कहलाता है। बात समझ गए। अब चार्ज यहाँ आप देखेंगे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब किसी भी एटम की बात करें तो एटम में बात करते हैं तो आप कहते हो सर जी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में मूव करते रहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे बात कर लें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये कहानी होती है चार्ज की। यहीं से थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन पे जाएंगे 1/1856वां भाग इलेक्ट्रॉन का, इसका न्यूट्रॉन का जाएंगे तो 1/1840वां भाग। तो इस तरीके से ये कहानी हो गई चार्ज की। अब दूसरी बात करें कि कोई भी
इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है तो वहां तीन बेसिक चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं ये आपको जानना है। जैसे आपके पास कोई पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी आपकी लगी है, ये कोई बैटरी लगी हुई, तो इसमें करंट तब तक नहीं फ्लो होगी जब तक यहाँ कोई लोड नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक यहाँ कोई लोड नहीं लगेगा तब तक यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे आपने बी पोटेंशियल बैटरी का लगा दिया और यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है और ये आपका क्या है, लोड। तो किसी भी सर्किट के लिए, किसी भी सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसकी तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर वो परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो तीन मूलभूत आवश्यकताएं होंगी। पहली चीज वोल्टेज, या इसी को पोटेंशियल आप बोल सकते हो। दूसरी चीज आपकी क्या होती है, करंट। और तीसरी चीज आपकी होती है लोड। इलेक्ट्रिकल में लोड कितने तरीके का होता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल में लोड कितने तरीके का, तो इलेक्ट्रिकल में लोड तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, ये आगे चैप्टर चलेगा तो उसमें सबकी अलग अलग चर्चा करेंगे। तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। तीन तरीके के इलेक्ट्रिकल में लोड होते हैं। तो इतनी कहानी हमारी आपको समझ में आई होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हमको बनाना है तो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, तब वो सर्किट होगा। सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो उसके लिए होना क्या चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए, लोड होना चाहिए। जब हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं तब हमारे पास करंट आती है। तो एक एक पैरामीटर को आपको जानना भी है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, लोड क्या है। तो जैसे मैंने बता भी दिया आपको कि वोल्टेज, करंट, लोड। लोड आप तीन तरीके का पढ़ोगे, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड पढ़ेंगे। आप देखिए, को हटाया जाए। अब बात करें करंट की। करंट होती क्या है, करंट देखिए, जैसे अगर यहाँ हम अभी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि मेरी ये क्लासेस कंटिन्यू हो रहेंगी, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन अभी जो मोटिव है इसको पढ़ाने का, वो फिलहाल TG2 स्टैंडर्ड है। TG2 स्टैंडर्ड रहेगा और जेई के लिए ये बेसिक रहेगा। जेई के लिए बेसिक रहेगा, TG2 स्टैंडर्ड रहेगा। तो इस बिहाफ पे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो करंट की बात करें, करंट मतलब धारा होता क्या है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं, आपको बताएंगे भी कि धारा की जो डिफिनेशन होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आप सही परिभाषा बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहीं से देखिए कितने क्वेश्चन पूछते हैं आपको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यानी कहने का मतलब हुआ I बराबर E/T, या इसी को लिख सकते हो आप dt, di बाई सॉरी dq/dt। क्यों बोले तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, dq/dt। इसी को आप लिखते हो, जनरली वे में चलें तो q/t। इसी को आप लिख सकते हो n इंटू E/t। ये जितना ये है सबको आपको याद रखना है। अब सुनिए ध्यान से, I बराबर एक उठा लो q/t। q का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एक कूलाम्ब
प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर होता है। अब आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपके यहाँ TG2 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आपको इधर उधर नहीं करना है, कि आपके पास नॉलेज है आप इसको देख करके तुरंत मारोगे कि 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। 1 एम्पियर सेकंड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम होता है। ये कहानी क्लियर, मतलब करंट जान गए क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और आई बराबर अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन बटा टाइम या डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी यानी बाई टी। तो यहां से आपने देखा कि 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। एम्पियर यसाई मात्रक होता है। एम्पियर क्या है, यसाई मात्रक है। धारा का यसाई मात्रक क्या है, एम्पियर है। इनका जब आप उसमें डायमेंशनल एनालिसिस करते हो, बीमा विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे एम्पियर को ए से ही डिनोट किया जाता है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब बात आती है, एम्पियर तो सबको पता है, अब एम्पियर होता क्या है ये जानना है आपको। इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब अगली बात करें तो एम्पियर को डिफाइन करना है आपको कि एम्पियर है क्या। बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, लेकिन आप एक दो पढ़िए। जैसे देखा जाता, आपको अभी अभी पीछे नोट कराया हूं, आई बराबर एन इंटू बाई टी, आई बराबर एन इंटू ई बाई टी के। होगा क्या कि आप मान लीजिए टी बराबर मान लें कितना, 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कितने हैं भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब जरा वैल्यू रखिए कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसकी संख्या निकालिए। तो आई बराबर एन इंटू ई बाई टी, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ई पे चार्जेस क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेकंड। यहां से एन और करंट 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 हो गया। तो अब निकालिए यहां से एन बराबर, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में, अगर इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में किसी परिपथ में एक एंड से दूसरे एंड पर गुजर जाता है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर बह जाते हैं, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर फ्लो कर गए, तो आप बताओगे सर जी इसमें बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। बात क्लियर हुई, चले आगे। अब देखिए, नोट करोगे मिटा दें। दूसरी डिफिनेशन अगर आप एम्पियर की देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे देखिए दो इनफाइनाइट लंबाई के दो चालक तार ले लीजिए, तो इनफाइनाइट लंबाई के, अनंत लंबाई के दो चालक ले लिया, इनको निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दीजिए। 1 मीटर की दूरी पर इनको रख दिया गया। अब 1 मीटर की दूरी पर रखने के बाद इसमें चाहे समान डायरेक्शन में, चाहे सेम, मतलब सेम डायरेक्शन में, चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दीजिए। करंट फ्लो करवाने के बाद इनके बीच बल लगेंगे, क्योंकि चार्ज कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच बल लगता है, अभी आगे पढ़ाएंगे। तो अगर यहाँ लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। बात समझ में आ गई। क्या किया, दो इनफाइनाइट लेंथ के चालक तार लिए, इनको निर्वात में हमने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। फिर दोनों चालक तारों में चाहे आप समान दिशा में प्रवाहित करवाइए, चाहे असमान दिशा में प्रवाहित करवाइए धारा को, अगर लगने वाला बल इनके बीच, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वाला बल, लगने वाला बल अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो इस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अब यहाँ कहानी कुछ और आती है। जैसे आपके यहाँ एलपी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है,
सेम डायरेक्शन में है, करंट अगर यहाँ लिख दे रहा हूं, इफ करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है तब पूछता है भैया कौन सा बल लगेगा। तब आपको बताना है कि सर जी अट्रैक्शन का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? अट्रैक्शन का बल, यानी आकर्षण बल लगेगा। यही पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो कौन सा बल लगेगा? रिपल्सन का बल लगेगा। रिपल्सन का बल लगेगा, यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो कितने पॉइंट आपको याद रखने हैं कंपटीशन के बिहाफ पे? पहली चीज पूछेगा आपसे कि यदि अनंत लंबाई के चालक तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया तो उनके बीच कितना बल लगता था? एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कितना बल लगता है? तो आप बताओगे 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर समांतर चालकों में अगर आपके पास धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो कौन सा बल लगेगा? तो आप बताओगे अट्रैक्शन का बल लगेगा। फिर पूछता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो कौन सा बल लगेगा? तो आप बताओगे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। बातें क्लियर हो गई? दूसरी डिफिनेशन क्लियर हुई करंट की? ठीक है। पहला, अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या कहोगे? यदि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी। दूसरी डिफिनेशन आप बताओगे कि भैया 2 ठीक समांतर चालक ले लीजिए, उनको निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रख दीजिए, उनमें सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दीजिए। अगर उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन बल का मान 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। फिर पूछे अगर कि भैया सेम डायरेक्शन में बल करंट फ्लो हो रही तो कौन सा बल लगेगा? तो आप बताओगे अट्रैक्शन का बल लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही, कैसा बल लगेगा? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई। अगर तीसरा भी सुनना चाहते हो तो वो भी जान लीजिए। हटा दें क्या? इसी दो दो जानो, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे तब तीसरी बता देंगे। ये कहानी हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो बच्चा, एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, एक पोटेंशियल होता है या इसी को बोलते हैं, आप बोलते हो वोल्टेज होता है। एक वोल्टेज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पोटेंशियल या वोल्टेज। दूसरा क्या होता है? एक होता है वोल्टेज ड्रॉप। इसको इसको बोलते हैं विभव, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, विभव। इसको बोला जाता है विभवपात। एक होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये तीनों चीजें अलग हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब चाहे पोटेंशियल हो चाहे वोल्टेज हो, वो अलग अपना स्थान रखता है, वोल्टेज ड्रॉप अपना अलग स्थान रखता है, ईएमएफ आपका अलग स्थान रखता है। बस इसमें सेम क्या है कि सबकी यूनिट वोल्ट होती है, सबकी यूनिट वोल्ट होती है। बात समझ आई? मतलब वोल्टेज की भी यूनिट वोल्ट, विभवपात की भी यूनिट वोल्टेज, मतलब वोल्ट, और विद्युत वाहक बल की भी यूनिट वोल्ट होती है। बात क्लियर हुई? तीनों को जानना है कि होता क्या क्या है। अब देखिए, नोट, अगली बात करें तो पहले आप जानिए विभव या पोटेंशियल। इसको जानने से पहले बेटा आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी मैंने आपको सिखाया था कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा चार्जर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, इस तरीके से। तो इन बल रेखाओं का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ चार्ज रख दिए 2 किलोमीटर दूर इनका वो रहेगा। तो एक पर्टिकुलर इनका क्या बन के आता है, एरिया बन के आता है। तो अब इनका एरिया हो गया ये। तो आप कहोगे कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चार्ज को लाओगे, जैसे यहाँ कोई चार्ज लेके आओगे इनके एरिया में, तो अगर इनके जैसा है तो वो उसको रिपल करेगा, अगर अपोजिट है तो इनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चार्ज को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बात क्लियर हुई? भाई पॉजिटिव लाओगे रिपल करेगा, निगेटिव लाओगे अट्रैक्ट करेगा। तो या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो रिपल्सन का बल लगेगा। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी भी कहानी है वैद्युत बल रेखा की, लगे हाथ जान भी लो। क्या होती है? पहली चीज तो ये लंबवत निकलती है। क्या होती है? लंबवत निकलती है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यह बाहर की ओर निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। यदि निगेटिव चार्ज है, यदि निगेटिव चार्ज है तो इनकी दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक। अगली चीज है, अगला पॉइंट है कि नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी ये एक दूसरे को काट नहीं सकती, मतलब ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। बात को समझिए। वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया, तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके। ठीक है, ये अंदर की तरफ। दूसरी चीज अगली चीज क्या है कि ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, क्योंकि लंबवत निकल रही है, अगर काटेंगे तो वहां टेंजेंट बनेगा, इसका मतलब दूसरा चार्ज वहां आ जाएगा। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। अब बात करें, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सतह और वैद्युत बल रेखा के मध्य कितने अंश का कोण बनता है। सतह और वैद्युत बल रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो आप याद रखिएगा कितने डिग्री का भैया, 90 डिग्री, क्योंकि अभी अभी बोले ना कि ये सदैव लंबवत निकलती है, तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक, इतना पॉइंट नोट करिए, चले आगे, मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। विभव होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ही निकल रही है। अब आप विभव को परिभाषित करना है, तो आप कहते हो, डेफिनेशन कहते हो कि किसी पॉइंट चार्ज को, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, किसी पॉइंट चार्ज को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और उस बिंदु आवेश के जिसको लेके आ रहे हो उसके अनुपात को विभव कहा जाता है। अब आप हमसे पूछो सर जी कार्य कैसे होगा,
तो कार्य कैसे होगा, तो अभी अभी पीछे बता के आए हो कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी चार्ज को लाओगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, तो वही विद्युत क्षेत्र है। तो अब यहाँ से चार्ज लेकर के आओगे, इस पे बल लगेगा और इसको अंदर ला रहे हो, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, आपका कार्य होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश को, परिभाषा फिर से सुन लीजिए, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और उस बिंदु आवेश को यानी जिसको लेकर के आ रहे हो उनका अनुपात क्या होता है, विभव होता है। अब यहां से देखो भैया, यहां से भी आपके यहाँ क्वेश्चन आता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहां से पूछता है आपके यहाँ कि एक जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे क्या, एक वोल्ट होता है। क्या होता है, एक वोल्ट। एक जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, एक वोल्ट होता है। परिभाषा फिर से सुन लीजिए, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस बिंदु आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो एक जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, एक वोल्ट होता है। ये अगर हम इनको और कन्वर्जन करें तो एक मिली वोल्ट बराबर होता है 10 की माइनस घाते 3 वोल्ट। अगर एक किलो वोल्ट की बात करें तो 10 की घाते 3 वोल्ट। ये भी याद रखिएगा, आपको कहीं कहीं कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई वोल्टेज की। अभी ये आज पहला वीडियो है, हम लोग धीरे धीरे इसे मॉडरेट करते चलेंगे। आपको फ्री में ये सारे कंटेंट मिलेंगे, पूरी पढ़ाई आपकी फ्री में होगी TG2 की। आप एकदम टेंशन ना लीजिएगा, आप अपने नहीं पहुंच पाते कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री में पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वीडियो है, पहली बार स्टार्ट किया गया, इसमें कुछ अगर खामियां होंगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उनको दूर किया जाएगा और डे बाय डे हम इनको मॉडरेट ही करते चलेंगे। थैंक यू।